अक्सर ख्वाब सच्चे होते हैं। वो इंसान को नींद में उसके भूले हुए माजी बल्कि मुस्तकबल की तस्वीर भी दिखाते हैं। ख्वाब में वो माजी में गुमशुदा अपनी शख्सियत की शनाख्त भी कर सकता है। कुदरत कभी कभी इंसान को ऐसे मौके फराहम करती है, वो उसके लिए कतई गैर इख्तियारी होते हैं और वह अमूमन उनसे उलझनों का शिकार होता है, या कभी वो उसके लिए मुसर्रत बख्श भी होते हैं। एक मसला हिंदू मत के अकीदे आवागोन का भी है। उस पर यकीन रखने वाले अपने माजी के बारे में तजस्सुस में रहते हैं। कभी कोई ऋषि मनी या ज्ञानी उन्हें झूठी सच्ची बातें बताता है तो वो उनकी मुताबिकत से खुश भी होते हैं, दिलगीर भी। दूसरी फसल एक ऐसे शख्स की रुदाद है जिसके ख्वाबों ने उसकी जिंदगी अजाब बना डाली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है दूसरी फसल एपिसोड नंबर 05। उस नन्ही मुन्नी आवाज़ में दहशत भर गई। किसी सर्द चीज़ ने मेरा सर पकड़ लिया है, गिरफ्त सख्त है। मुझे उस गर्म और तारीक मकाम से निकाला जा रहा है। मुझे वो मकाम बेहद पसंद है। मैं वहाँ से निकलना नहीं चाहता, लेकिन निकाला जा रहा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, सांस लेना दुश्वार हो रहा है। मेरा सर पहले बाहर आया, मुझे टांगों से पकड़कर लटकाया गया। मुझे दर्द हो रहा है, मैं रो रहा हूँ। किसी चीज़ ने मेरी गर्दन को पकड़ा हुआ है, मुझे फंदा लग रहा है, सांस नहीं लिया जा रहा। अस्तजाब में डूबा जफ़र खामोशी से सुनता रहा। अचानक उसे अपनी माँ की एक सहेली से गुफ्तगू याद आई। उस वक़्त वो बच्चा ही था, मेरा जफ़र मरते मरते बचा था। अम्मी ने अपनी सहेली से कहा था, ये जब पैदा हुआ तो नाल बुरी तरह इसकी गर्दन से लिपटी हुई थी। केस्ट से डॉक्टर मोहन की आवाज़ फिर उभरी। अब वो सपाट थी। अब तुम और पीछे जाओ, पीछे ही पीछे, पीछे ही पीछे, उस गर्म और तारीक मकाम से भी पीछे। और यकीन करो तुम पीछे जा सकते हो। अपनी याददाश्त टटोलो। तुम्हारी इस ज़िंदगी से पहले की बात है, ज़माना भी और है, मकाम भी और। तुम्हें बहुत कुछ याद आएगा। सोचो, बहुत पीछे जाकर सोचो। अब बताओ तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। देर तक खामोशी रही, फिर एक आवाज़ उभरी, झील। मुझे एक झील नज़र आ रही है। जफ़र तकरीबन उछल पड़ा। वो मिस्टर एक्स की आवाज़ थी। तुम वहाँ मौजूद हो? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? मुझे नहीं मालूम। जहन पर जोर दो, याद करने की कोशिश करो, अपना नाम याद करो। कुछ तवक्कुफ के बाद आवाज़ फिर उभरी, नहीं, मुझे मालूम नहीं। डॉक्टर मोहन मुसर था। कोशिश करो, जहन पर जोर दो। मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं। मिस्टर एक्स के लहजे में बरहमी थी। चलो ठीक है, झील का नाम बता दो। मुझे नहीं मालूम। जहन पर जोर दो, मुझे नहीं मालूम। तुम वहाँ अकेले हो या किसी के साथ हो? किसी के साथ हूँ। किसके साथ हो? आशा के। आशा कौन? ये मैं नहीं जानता। आशा का पूरा नाम मुझे नहीं मालूम। चलो अब मुझे वो बताओ जो तुम जानते हो। ये रात का वक़्त है, मैं कैबिन से निकला हूँ। हवा बहुत सर्द है। मेरे जिस्म में खफीफ सी लर्जिश है, तकरीबन पूरा चांद। उसके आगे लफ्ज़ ब लफ्ज़ जफ़र का झील वाला ख्वाब था। और पीछे जा सकते हो तुम। गेस्ट से डॉक्टर मोहन की आवाज़ उभरी। कुछ तवक्कुफ के बाद आवाज़ उभरी, हाँ, एक कार है। कार वाला ख्वाब। उसके बाद मज़ीद कुरीदने पर तमाम ख्वाब सामने आए। कहीं मामूली सा फ़र्क भी नहीं था, लेकिन आशा के सिवा कोई नाम सामने नहीं आया। जगह भी नामालूम ही रही। डॉक्टर मोहन ने टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। ये है सब कुछ। इसमें नई कोई बात नहीं, कोई कार आमद बात नहीं, ज़मानो मकान का कोई सुराग नहीं। मुझे कोई नाम और कोई चीज़ क्यों याद नहीं आती? जफ़र ने पूछा। मालूम नहीं। डॉक्टर के लहजे में मायूसी थी। उसने केसेट निकाल कर एक तरफ रख दी। मेरा ख्याल है आपके अंदर बहुत गहराई में कहीं तवाना रुकावट मज़ाहमत है जिसे ट्रांस भी नहीं तोड़ सका। किसी वजह से आप याददाश्त का दरवाज़ा खोलना नहीं चाहते। शायद आप डरते हैं।
कि ये पंडोरा का बाकस साबित होगा। आपको डर है खुद पर अपना आप खोलना आपके लिए ज़रर रसान साबित होगा। जफर सन्नाटे के आलम में बैठा था। सुने, डॉक्टर मोहन ने हचकचाते हुए कहा, हम फिर कोशिश कर सकते हैं, मुमकिन है कुछ मालूम हो ही जाए। लेकिन उसका लहजा पुर उम्मीद नहीं था। तो कोई बात नहीं बन सकती? जफर ने पूछा। नहीं, डॉक्टर मोहन ने कहा, फिर कुछ तवक्कुफ से बोला, लेकिन एक तरीका और भी मुमकिन है। वो क्या? कहा जाता है कि हिप्नोटाइज करने से पहले इलेक्ट्रोशॉक आजमाया जाए तो दिलचस्प नताइज सामने आ सकते हैं। अंदर की मज़ाहमत कम हो सकती है। यादाश्त का नुक्शा वक्ती तौर पर तब्दील हो सकता है। हम हल्का करंट इस्तेमाल करने का तजर्बा यानी ये तरीका आपने पहले कभी नहीं आजमाया? ये बात नहीं। डॉक्टर मोहन हचकचाया। हम शेज़ोफ्रीनिया के मरीजों पर इसे आजमाते रहे हैं, लेकिन मैं शेज़ोफ्रीनिया का मरीज तो नहीं। मैंने कब कहा कि ऐसा है? डॉक्टर मोहन ने जल्दी से कहा, मगर हम यहाँ उसे आजमा सकते हैं। नहीं, मैं खुद को तजर्बाती खिलौना तो नहीं बनने दूंगा। ना मैं ये चाहता हूँ कुछ साबित करने के लिए मेरा दिमाग गड़बड़ा दिया जाए। चलें भूल जाएं। अब हम आपको इस वबाल से आज़ाद कराने के लिए तनवीमी तजावीज़ का अमल करेंगे। ऐसा करें, कल इसी वक्त आ जाएं। तो आपके ख्याल में कोई चांस? कुछ कहा नहीं जा सकता। इस किस्म के तजर्बात के नताइज में कोई पेश गोई करना माकूल बात नहीं। हम कोशिश करेंगे। जफर के जाने के बाद डॉक्टर मोहन कुर्सी में ढह गया। वो बेहद मायूस हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छी तरह हुआ था और उसे लगा था कि जफर आवागौन का जिंदा सबूत होने वाला है, मगर फिर सब कुछ सिफर होकर रह गया था। अगर मामला तवक्का के मुताबिक चलते रहते तो वो आवागौन के हवाले से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाता। अगली सुबह डॉक्टर मोहन ने जफर को फिर ट्रांस में लिया। तुम ये जो एक जैसे ख्वाब देख रहे हो, ये तुम्हारी जहनी खुद फरेबी है। ये अजियतनाक ख्वाब तुम्हें चैन से सोने नहीं देते। ये तुम्हारे लिए नुकसानदा हैं। तुम्हें इनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। अब तुम इन्हें भूल जाओगे जैसा तुमने इन्हें कभी देखा ही नहीं। इसका मस्बत नतीजा निकला, ख्वाब गायब हो गए। अब हर रात ख्वाब के बगैर थी। जफर सुबह सोकर उठता तो ताज़ा दम होता। उसे मिस्टर एक्स से छुटकारा मिल गया था, मगर कुछ अरसे के बाद वो फिर ख्वाब देखने लगा। लेकिन ये ख्वाब मुख्तलिफ थे। बचपन की यादें ख्वाबों का रूप धार गई थीं। वो पहले जैसा हो गया था। उसने अपनी किताब के 4 बाब मुकम्मल कर लिए। उसका टेनिस का खेल भी और बेहतर हो गया और हर एतबार से मुतमिन था। नगीना से उसके तलकात भी बेहतर हो गए थे, वरना नौबत तलाक तक पहुंचने वाली थी। मगर फिर अचानक एक रात पुरसकून खुशगवारी के शीशे को एक पत्थर ने चकनाचूर कर दिया। डॉक्टर मोहन से आखिरी मुलाकात को 2 माह होने वाले थे। उस रात वो काउच पर दराज टीवी देखने में महू था। कई प्रोग्राम शुरू हुए और ख़त्म हो गए। अब एक दस्तावेजी फिल्म दिखाई जा रही थी। उसने शाम को टेनिस के 3 सेट खेले थे। उस पर खुशगवार थकन तारी थी और जहन गनूदा हो रहा था। आंखें खुली रखना और निगाह टीवी स्क्रीन पर मजकूर रखना भी एक मशक्क़त महसूस हो रही थी। नगीना किचन में थी और बातें किए जा रही थी, लेकिन जफर कुछ नहीं सुन रहा था। टीवी स्क्रीन पर हिंदुस्तान का नक्शा उभरा। उसके बाद मुख्तलिफ मकामात दिखाए जाने लगे। जफर की आंखें मुंदी जा रही थी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ देहात और कस्बे दिखाए जा रहे थे। बैकग्राउंड में कमेंट्री हो रही थी। नई ताल का तज़किरा हो रहा था। सियाहों की जन्नत, इलाके की दस्तकारी के नमूने, खूबसूरती, तस्वीरें बदलती रहीं। वो सीधा होकर बैठ गया। स्क्रीन पर उसके ख्वाब का मंजर उभर आया था। उसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो उसकी जानी पहचानी सड़क थी। फिर एक चौक दिखाया गया और उसके बाद वो जाना पहचाना मंजर। वो महज झलकियाँ थी, जगह का नाम नहीं बताया गया था। लेकिन ये कोई कम बात नहीं थी। उसके ख्वाबों का कस्बा टीवी स्क्रीन पर मौजूद था। वो बैठा स्क्रीन को घूरता रहा। अब जनूबी हिंद की बातें कर रहा था। स्क्रीन पर अब दूसरे शहरों कस्बों की तहरीरें मुतहरक थीं। उसका जिस्म पसीने में नहाया हुआ था।
अचानक उसने चीख कर नगीना को आवाज दी। वो किचन से भागी आई। क्या बात है? जफर ने उसे जो कुछ देखा था बताया। वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था। नगीना उसे घूरती रही, फिर बोली, पागल हो गए हो? मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कैसे मुमकिन है? मैं कसम खा सकता हूँ। चलो देखा होगा, मगर जागते में ख्वाब देख रहे होगे। नहीं, वो चिल्लाया। देखो जफर, वो तुम्हारे ख्वाबों का नगर है, सचमुच का नहीं। तुम नींद दराज थे, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, बस पलक झपकी होगी और तुम्हें वो मंजर नजर आए होंगे। टीवी की आवाज़ भी थी, तुमने समझा होगा कि तुम ये टीवी पर देख रहे हो। जफर को खुद भी शक होने लगा कि यही हुआ होगा। तुम्हारा सचमुच यही ख्याल है नगीना? ख्याल? मुझे यकीन है इस बात का, लेकिन मैं अब भी कसम खा सकता हूँ कि मैंने वो मनाजर टीवी स्क्रीन पर देखे थे। यकीन करो। चलो अब उठो, हाथ मुंह धो लो, खाना तकरीबन तैयार है। उस रात उसे देर तक नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता इन मनाजर को अपनी आंखों के स्क्रीन पर ताज़ा करने की कोशिश करता रहा, जिन्हें उसने टीवी स्क्रीन पर देखा था। वो सोच रहा था कि मुमकिन है नगीना का ख्याल दुरुस्त हो, मगर उसके अंदर कहीं बहुत गहरा यकीन था कि वो वहम का शिकार नहीं हुआ। अब दुरुस्त या गलत का फैसला करने की एक ही सूरत थी, और वो ये कि दोबारा वो फिल्म देखी जाए। टीवी स्टेशन पर उसके कई दोस्त थे। उसने उनसे राब्ता कायम किया। बिल्कुल ताज़ा बात थी, इसलिए ज़्यादा उलझन भी नहीं हुई, मगर दुश्वारी ये थी कि वो प्रोग्राम नेटवर्क पर टेलीकास्ट हुआ था। प्रोग्राम की केस्ट दिल्ली में थी। जफर ने अपने प्रोड्यूसर दोस्त नसीर को पूरी बात बताए बगैर इसरार किया कि मामला बहुत अहम है, लेकिन जफर ज़रूरी नहीं कि वो प्रोग्राम अब भी केसर पर मौजूद हो। नसीर ने कहा, मुमकिन है उसे मिटाया जा चुका हो। क्या मतलब? हमारे यहाँ सिर्फ अहम प्रोग्राम बचा कर रखे जाते हैं, बाकी केस्ट दूसरे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। जफर को बहुत मायूसी हुई, ताहम उसने कहा, तुम दिल्ली से ये तो मालूम कर सकते हो। ठीक है। नसीर ने दिल्ली फ़ोन किया। खुशकिस्मती से प्रोग्राम मिटाया नहीं गया था। 3 दिन बाद प्रोग्राम की केस्ट लखनऊ आ गई। नसीर ने जफर को बुलवा लिया। टीवी स्टेशन के मॉनिटर रूम में प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन प्रोग्राम देखने से एक रोज़ पहले शाम को जफर क्लब में डॉक्टर मोहन से मिला। उसने मोहन को पूरी सूरत हाल बताई। मुमकिन है भाभी ठीक कह रही हो, मोहन ने तबसरा किया, लेकिन मैं कसम खा सकता हूँ। तुम्हें 100% यकीन है? नहीं तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा ख्याल है। तुमने टीवी पर वो सब देखा, लेकिन मैंने जिस वक्त देखा था उस वक्त मुझे 100% यकीन था। देखो, ये नामुमकिन नहीं जफर। तुम थके हुए थे, तुम पर गनूदगी तारी थी, तुम स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थे। ऐसे में तुम्हें ख्वाब में देखे हुए मंजर दिखाई देना नामुमकिन नहीं, क्योंकि वो हर वक्त तुम्हारे दिमाग पर सवार रहते हैं। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ। एक अमकान और भी है, मुमकिन है इस दौरान में तुम्हारी आंख लग गई हो, लेकिन तुम्हारी तनवीमी हदायत के बाद मैंने अब तक कोई ख्वाब नहीं देखा। तनवीमी हदायत के नताइज ज़रूरी नहीं कि मुस्तकिल साबित हों, लेकिन ये इत्तफाक तो बहुत अजीब है। इत्तफाकात तो इससे ज़्यादा अजीब भी होते हैं। कुछ देर खामोशी रही, फिर जफर ने कहा, मोहन, फ़र्ज़ कर लो कि ये इत्तफाक नहीं, फ़र्ज़ कर लो ये हकीकत है, फ़र्ज़ कर लो कि ये सब कुछ प्रोग्राम के तहत हो रहा है। प्रोग्राम के तहत? मैं नहीं समझा। डॉक्टर मोहन के लहजे में हैरत थी। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे बताऊं। मुझे एहसास है कि ये सब कुछ बेहद अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वरना ये ख्वाब क्यों नज़र आते मुझे और अब टीवी पर? यह अभी साबित नहीं हुआ कि तुमने वो मंजर टीवी पर देखे थे। खैर, इसकी हकीकत भी खुल जाएगी, जफर ने कहा। मोहन की सवालिया निगाहों के जवाब में उसने उसे बताया कि वो मज़कूरा प्रोग्राम देखने जा रहा है। मोहन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, जफर, मेरी बातों का गलत मतलब ना लेना। मैं तुम्हारी हिस्न हौसला शिकनी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं साइंस के मैदान का आदमी हूँ। हर चीज़ पर शक करना मेरी फितरत भी है और फ़र्ज़ भी। हकीकत को हकीकत साबित करने के लिए पहले उसे झूठ साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है।
तुम्हें जो एहसास है कि कोई तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, दुरुस्त हो सकता है। देखो, तुम्हारा केस सबसे मुनफरिद और मुख्तलिफ है। दुनिया में ऐसी बातें आए दिन होती रहती हैं जिनकी तोजी मुमकिन नहीं होती। उन्हें हम इत्तफाक कहते हैं। और जानते हो अनातुल फ्रांस ने इत्तफाक की क्या तारीफ की है? नहीं, उसने कहा है इत्तफाक किसी ऐसे वाक़े का फर्जी अनुमान होता है जिस पर खुदा अपना नाम नहीं देना चाहता। मोहन ने कहा और फिर पहलू बदला। मैं चाहता हूं कि तुम टीवी स्टेशन जाने से पहले मेरी चंद हदायत पर। वो नोटबुक कहाँ है जिसमें तुम ख्वाब दर्ज करते रहे हो? अपने घर पर है। क्यों? उन ख्वाबों के मंदरजात की 2 फोटो कापियाँ बनवाओ। एक कापी सुबह मुझे देते हुए जाना और दूसरी किसी बैंक के लाकर में उसे रख दो। लाकर तो मेरे पास पहले ही है, उसे छोड़ो, नया लाकर कर लो और वो कापी वहाँ रखो। उस लाकर के करीब भी नहीं फटकना। लाकर के रिकॉर्ड पर कल की तारीख में तुम्हारा नाम मौजूद होगा। वो वाहद एंट्री होगी। उससे साबित होगा कि तुम दोबारा वहाँ गए ही नहीं। लेकिन क्यों? सबूत के लिए। अगर कुछ हुआ तो हमें सबूत के लिए हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्लब से आने के बाद उसने नगीना से इस मौजू पर बात की। तुम्हारा दिमाग चल गया है, नगीना ने कहा। मुमकिन है। जो कुछ तुम कर रहे हो कोई समझदार इंसान नहीं कर सकता। मेरा ख्याल मुख्तलिफ है। लेकिन मुझे यकीन हो गया है कि अगर तुम पागल नहीं हुए हो तो सीधे रास्ते से ज़रूर हट गए हो। नगीना फट पड़ी। उसकी आवाज़ गुस्से से लर्ज रही थी। वो मकाम हकीकी नहीं, तुम्हारे जहन की पैदावार है। सॉरी नगीना, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। देखो ज़फ़र, ईमान बड़ी चीज़ है। ईमान तो ये है कि जिस चीज़ पर तुम यकीन रखते हो उसकी खुली नफ़ी देख कर भी तुम्हारे ईमान में कोई फ़र्क ना पड़े। मैं ये सब नहीं मानता। खुदा गवाह है ज़फ़र, मैंने तुम्हें हर तरह समझाया, गुमराही से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे तुमसे खौफ आने लगा है। तुम पागल हो गए हो। खुदा के कहर से खौफ नहीं आता तुम्हें? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कल जब तुम आओगे तो मैं अपनी अम्मी के घर जा चुकी होंगी, कभी ना आने के लिए। ज़फ़र खामोश रहा। जानता था कि अब वो नगीना को नहीं समझा सकता। मैं अब केसट लगा रहा हूँ, नसीर ने कहा। जब तुम्हारा मतलूबा मंजर स्क्रीन पर आए मुझे इशारा कर देना, मैं उस मंजर को रोक दूंगा। ज़फ़र ने सर को तफ़हीमी जुम्बश दी। उसे अपनी सांस रुकती महसूस हो रही थी। अजीब सा खौफ उस पर तारी था। वो सोच रहा था कि स्क्रीन पर वो मंजर कभी नज़र नहीं आएगा। वो तो बस मेरी तख़ील की पैदावार था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। स्क्रीन पर एक मंजर उभर आया, फिर मंजर बदलते गए। वो चौकन्ना बैठा था। जब मंजर बदलता वो उसे बगौर देखता। कमेंट्री आवाज़ से अपने गुज़श्ता रोज़ की कैफियत याद दिला रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि फ़िल्म ज़्यादा ही तवील है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ ऐसा नहीं लगा था। अभी उसे लग रहा था कि किसी भी लम्हे फ़िल्म ख़त्म हो जाएगी, वो मंजर नहीं आएगा। उसने सोचा नसीर से कहे कि फ़िल्म रोक दे, और फिर अचानक वो मंजर स्क्रीन पर आ गया। वो बिला इरादा चिल्लाया, रोको! नसीर ने फ़ौरन स्टील का बटन दबा दिया। मंजर स्क्रीन पर साकत हो गया। ज़फ़र का जिस्म एक लम्हे में पसीने में तर हो गया। वो स्क्रीन को घूरे जा रहा था। वो उसके ख्वाबों का किस्सा था। कोई ख्वाब नहीं, हकीकत था। मंदिर का कलश, पीछे बहता हुआ दरिया, सब कुछ वही था, तमाम जुजियात समेत। उसकी आंखें दुखने लगीं। स्क्रीन पर ठहरी हुई तस्वीर पानी में तैरती महसूस होने लगी। और भी देख लो, नसीर ने प्ले का बटन दबाते हुए कहा। मगर पूरी फिल्म में उसके काम का वही एक मंजर था। फिल्म ख़त्म होते ही वो उठ खड़ा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर, तुम्हें बड़ी जहमत हुई मेरी वजह से। ऐसी कोई बात नहीं, नसीर ने कहा, लेकिन तुम बहुत अपसेट नज़र आ रहे हो। मुझे इस मकाम का नाम मालूम हो सकता है, ज़फ़र बोला। मैं कोशिश करूंगा कि मालूम करूं। वैसे मुझे हैरत है कि कमेंट्री में कहीं मकाम का नाम नहीं आया। खैर, मैं तुम्हारे लिए इस मंदिर का फ़ोटोग्राफ भी बनवा दूंगा, लेकिन इस मकाम का नाम मालूम करना आसान नहीं होगा। घर साएं साएं कर रहा था। नगीना अपना तमाम सामान ले गई थी। ज़फ़र जानता था कि अब वो कभी नहीं आएगी।
फिर भी ना जाने क्यों उसे ज़्यादा मलाल नहीं था। वो साथ चल भी नहीं सकते थे। अगले रोज़ उसने वकील से मिलकर तलाक के मुतल्लक बातचीत की, नगीना से रब्ता किया। मामले में कोई पेचीदगी नहीं थी। नगीना सिर्फ तलाक चाहती थी, उसके कोई मुतालबात नहीं थे और तलाक देने पर ज़फ़र रज़ामंद था। फिर उसने दिल्ली अपने बाप को फ़ोन किया। उन्हें उसने तलाक के बारे में कुछ नहीं बताया। उस वक़्त वो किसी उलझावे में नहीं पड़ना चाहता था। ज़रूरी ना होता तो उन्हें फ़ोन करके भी इज्तनाब करता, मगर रकम की ज़रूरत थी। 1 लाख, इतनी बड़ी रकम की क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें? उसके वालिद की हैरतज़दा आवाज़ लाइन पर उभरी। प्लीज़ अबू, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। बाद में तफसीली ख़त लिखूँगा। प्लीज़ खुद आऊँगा। फिर वक्त तो आप ये करें कि मेरा अकाउंट नंबर आपके पास है, 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दें उसमें। ठीक है, लेकिन वजाहत कर्ज रहेगी तुम पर। वालिद के लहजे में बेयकीनी थी। 2 दिन बाद नसीर का फ़ोन आ गया। मैंने बहुत छानबीन की है, उसने बताया। इतना कि तुम तसव्वुर तक नहीं कर सकते, मगर इस मकाम का नाम रिकॉर्ड पर मौजूद ही नहीं। बस इतना मालूम हुआ है कि ये नैनीताल के कहीं करीबी का इलाका है। दरअसल वो कोई बाकायदा फ़िल्म नहीं थी, स्टॉक शॉट्स जोड़कर बनाई गई थी। तुम्हारे मतलूबा मंजर का शॉट जिस कैमरे मैन ने लिया था वो 2 साल पहले मर चुका है। तो अब कोई सूरत नहीं? ज़फ़र ने पूछा। नहीं दोस्त, आई एम सॉरी। ज़फ़र ने यूनिवर्सिटी में छुट्टी की दरख्वास्त दी। बहुत कोशिश के बावजूद छुट्टी के मंजूरी में 1 हफ्ता लग गया। इस दौरान में उसके वालिद की जमा कराई हुई रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी थी। नागीना का मामला निमट चुका था। महर की रकम अदा की जा चुकी थी। अब वो आज़ाद था। उसने नैनीताल और उसके अतराफ़ के इलाकों के जितने नक्शे मिल सकते थे इकट्ठे कर लिए। वो एक तवील सफ़र के लिए खुद को तैयार कर रहा था। उसने रूट तय कर लिया था कि गाड़ी की मुकम्मल सर्विस करा ली। ज्ञान चंद ने उसे मशवरा दिया था, पिछले जन्म के भूत तुम्हें सता रहे हैं, वापस जाओ और उनसे लड़ो। श्रीमान जी, सो वो अब लड़ने जा रहा था। उसने तहैया कर लिया था कि इलाके का चप्पा चप्पा छान मारेगा। उसकी छुट्टी 2 महीने की थी और वो उसे बढ़वा भी सकता था। वो मुलाजमत छोड़ भी सकता था। उसके ख्वाबों का नगर कहीं मौजूद था, उसका मुंतज़िर, और उसे वहाँ पहुँचना था। उसे यकीन था कि वहाँ ज़रूर पहुँचेगा। सुबह सवेरे वह तैयार होकर निकल आया। बरेली जाने वाली सड़क पर गाड़ी रोक कर उसने नक्शे का जायज़ा लिया। बरेली, संभल, मुरादाबाद और फिर नैनीताल। नैनीताल से आगे उसे कुछ नहीं मालूम था, मगर वो जानता था कि उसे आगे का सफ़र भी हो सकता है कि करना पड़े। घूमती बल खाती सड़क रेलवे लाइन के साथ साथ चल रही थी, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। वो नक्शे की मदद से शाहराह से हटकर चल रहा था। छोटी सड़कों के जरिए करिया करिया बस्ती बस्ती होता हुआ गुजर रहा था। उसका नतीजा ये निकला कि बरेली पहुँचते पहुँचते वो थक कर चूर हो चुका था। रात बरेली में गुजारने के बाद वो संभल की तरफ चला। उसने तरीक़ेकार अब भी वही रखा था। वो हर गांव हर कस्बे से गुजरा, लेकिन कहीं उसे अपने ख्वाबों के नगर से मिलता जुलता कोई कस्बा नज़र नहीं आया। मुरादाबाद पहुंचते पहुंचते मायूसी और थकन ने मिलकर उसे नढाल कर डाला, लेकिन फिर नई उम्मीद बंध गई। असल सफ़र तो अब शुरू हो रहा था। उसकी अगली मंजिल नैनीताल थी। कमेंट्री में यही एक इशारा था। कमेंटेटर नैनीताल और उसके नवाही इलाकों की बात कर रहा था। मुरादाबाद में वो एक दिन रुका और उसने सिर्फ आराम किया। खूब सोया, रात में भी और दिन में भी। जागने के दौरान भी वो बिस्तर पर ही पड़ा रहा। चुनाचा 36 घंटे बाद मुरादाबाद से नैनीताल के लिए चलते हुए वो पूरी तरह ताज़ा दम था। वो सफ़र ज़्यादा थका देने वाला था। पहाड़ी सड़कों पर रफ्तार कम हो जाती है। पहाड़ी सफ़र का 1 मील मैदानी सफ़र के 4 मील के बराबर होता है। फिर अब हर गांव हर कस्बे से नाकामी ज़्यादा सफ़र की तरह साथ हो लेती थी। तमाम इलाके, तमाम गांव, तमाम कस्बे एक जैसे लग रहे थे। पहाड़ी मकामात सारे होते ही एक जैसे हैं। मकामात गुजरते गए छोटे छोटे गांव, देहात की तादाद इतनी कि नाम याद रखना भी मुमकिन ना हो, जो किसी नक्शे में नज़र नहीं आते। वो हर गांव में दाखिल होता, एक चक्कर लगाता और निकल आता।
भूख लगती तो खाना भी कहीं खा लेता, नींद आती और सोने के लिए कोई जगह मैसर ना हो तो ड्राइविंग ही करता रहता। वो अपनी तवक्का से बहुत पहले नढाल और मायूस हो गया। उसने खुद को मजीद बस 4 दिन की मोहलत दी। हालांकि उसे लखनऊ से निकले हुए सिर्फ 16 दिन हुए थे, मगर अब उसे बेवकूफ़ बनने का एहसास सताने लगा था। उसने फैसला किया कि आइंदा 4 दिन में अगर ख्वाब नगर उसे ना मिला तो वह वापसी का सफ़र शुरू कर देगा। एक अमकान और भी था, वो उस पर सोचता तो उसकी रगों में खून ठठरने लगता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेदहानी में उस नगर से गुजर आया हो और उसे पता ही ना चला हो। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके जहन में उस मकाम की जो तस्वीर थी वो बरसों पुरानी थी। क्या पता ख्वाबों का नगर उसे बदले हुए रूप में नजर आया हो और वो उसे पहचान ना सका हो। ये बड़ी खतरनाक बात थी। ये मकान बहुत भयानक था। उसकी जहनी थकन अरूज पर पहुंच गई। नैनीताल पहुंचकर उसने नीम दिली से मालूमात हासिल की। आगे एक जगह अल्मोड़ थी और एक रानी खेत। छोटे छोटे गुमनाम गांव भी लातादाद थे। एक मकामी शख्स ने उसे बताया कि अल्मोड़ देखने के काबिल जगह है। वो अल्मोड़ की तरफ चल दिया। उसने फैसला कर लिया कि रानी खेत के बाद वापसी का सफ़र शुरू कर देगा। वो पहाड़ी सड़क पर ख्वाब की सी कैफियत में गाड़ी चला रहा था। उसका जी चाह रहा था कि गाड़ी सड़क पर ही रोक कर सो जाए, लेकिन सड़क खतरनाक थी। दाहिनी सिमत बुलंद पहाड़ थे जिनका दामन सड़क पर फैला हुआ था। बाईं जानब मुहीब ढलाने थी। फिर नीचे दरिया बहता नजर आया। दरिया के ऊपर और सड़क से नीचे बादलों के परे परे तैर रहे थे। अचानक जैसे वो जाग उठा। दरिया के किनारे एक छोटा सा कस्बा था। कम अज़ कम इतनी बुलंदी से तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन अहम बात यह थी कि दरिया के खम उसके लिए जाने पहचाने थे और वो कस्बा भी देखने में उन सैकड़ों कस्बों से मुख्तलिफ था जो उसने रास्ते में देखे थे। कस्बे के पीछे पहाड़ नजर आ रहे थे। उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून जैसे लावा बन गया। एक्सीलेटर पर उसके पाँव का दबाव बढ़ गया। सड़क अब घूमकर पहाड़ के दूसरे हिस्से की तरफ चल पड़ी थी। वो नीचे उतर रही थी। दोबारा दरिया सामने आया तो वो खासा नीचे पहुंच चुका था। उसे बेताबी होने लगी।